नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 की जीव विज्ञान का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जो जीव विज्ञान और मैथ है उसके लिए मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा, अतः उसी चीज़ को देखते हुए आज हम कक्षा 12 की जीव विज्ञान का पहला लेसन शुरुआत से पढ़ेंगे। और आपके लिए मैं बायोलॉजी बिल्कुल हिंदी के रूप में पढ़ाऊँगा, अर्थात इंग्लिश वर्ड को कम यूज करके हिंदी को बायोलॉजी की तरह समझाऊंगा। तो आइए समझते हैं क्या है। तो जो आपका जीव विज्ञान में जो पार्ट है आपका, जो पहली यूनिट है आपकी जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। इसके बाद इसके अंतर्गत जो पहला पार्ट आता है वो आता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ये आपका पहला पार्ट है। तो सबसे पहले पार्ट को स्टार्ट करने से लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी है। जैसे इसका पहला जो पार्ट है वो पार्ट हटा दिया गया है सिलेबस से। इस साल आपको उस पार्ट से नहीं पढ़ना, उससे पार्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने वो पार्ट नहीं पढ़ा तो आपके लिए ये पार्ट समझने वाला नहीं है। तो आइए उन्हीं बेसिक चीज़ों को हम समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पार्ट का नाम दिख रहा होगा, आपका लेसन का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो ये जनन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जनन क्या होता है। हम समझते हैं जनन। फ्रेंड्स, जो जनन होता है, जनन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। जनन होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझें जनन होता क्या है। जनन को अगर देखो हम अपनी भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि जनन, जिस शब्द के पीछे अगर जनन शब्द जुड़ जाता है, जिस शब्द के पीछे अगर जनन शब्द जुड़ जाता है उसका अर्थ होता है उत्पत्ति होना। जनन का क्या अर्थ होता है? उत्पत्ति होना। उत्पत्ति होना। देखो, जनन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है उत्पत्ति होना। अब कैसे? जैसे अगर हमने यहाँ पर लगा दिया पादप जनन। क्या? पादप जनन। इसका मतलब क्या होगा? पादपों से यानी पेड़ पौधों से पेड़ पौधों की उत्पत्ति होना, क्योंकि जनन शब्द का अर्थ ही होता है उत्पत्ति होना। तो इसको देखो ऐसे समझ लो, जनन शब्द जिसके पीछे जुड़ जाएगा अर्थात उसी चीज़ से उसी के समान नई संतान उत्पन्न होगी, उसे ही हम क्या कहते हैं? जनन। तो हम कह सकते हैं कि जनन शब्द की जो परिभाषा है उसको हम कह सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा लिखी दे रहे जिससे आपको समझ में आएगी। तो हम लिख देंगे अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। कैसे? जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के जो बच्चे होते हैं वो उसी के समान होते हैं। तो किसके दौरान होते हैं? तो वो जनन प्रक्रिया के दौरान उनके बच्चे समान होते हैं। जैसे पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है, वो किस दौरान होती है? किसकी वजह से होती है? जनन। तो जनन एक वो शब्द है या जनन वह प्रक्रिया है जिसके कारण जो प्रजाति बनी हुई है वो बनी हुई है, इस प्रकृति में प्रजाति बनी हुई है। जैसे हम हैं तो जैसे इंसान है। इंसान क्या होता है? इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात एक निश्चित अवधि के पश्चात वो क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो तो मर जाता है, लेकिन मरने के पश्चात उसी के समान संतान तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर रह जाती है। तो वो कैसे संभव होगा? जैसे एक कुत्ता है तो कुत्ता मर जाता है एक निश्चित अवधि के पश्चात और मर जाता है। इसके बाद फिर उसी के समान वहाँ पर और कुत्ते रह जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, ठीक है, सूख जाते हैं, लेकिन उसी के समान और भी पौधे तो रह जाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से? तो ये जनन की वजह से। जनन शब्द का मतलब ही होता है उत्पत्ति होना। अतः आप कह सकते हैं कि अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो आपको पहले
ये समझना है कि हमें इस पार्ट में पढ़ना क्या है, तो हमें इस पार्ट में, इस यूनिट के अंतर्गत हमें इसी चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, बहुत अच्छी यूनिट है। इसको आप पढ़ोगे तो आपको बायोलॉजी से प्रेम सा हो जाएगा कि हाँ बायोलॉजी है क्या, ठीक है। तो जनन शब्द को आपको समझ में आ गया कि जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। एक बात समझ में आ गई। जैसे अगर हमने कह दिया मानव में जनन, मानव में जनन का मतलब क्या होगा, मानव से मानव की उत्पत्ति होना, वो होता कैसे है, ठीक है। तो इसी पार्ट में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पौधों में जनन अर्थात पौधों से पौधों की उत्पत्ति होना, आपका पहला लेसन ही है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मतलब वे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उनमें लैंगिक जनन होता क्या है। तो अभी तो हमने सिर्फ आपके लिए जनन के बारे में बताया, लैंगिक जनन के बारे में तो बताया नहीं। तो पहले तो आपको जनन के बारे में समझना कि जनन होता क्या है। तो जनन का मतलब समझना है कि जनन का मतलब होता है उत्पत्ति होना, अर्थात अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम समझते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन कितने प्रकार का होता है, तो फ्रेंड्स जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जबकि अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो आइए मित्रों अब इनको हम समझते हैं एक एक करके, क्या होता है अलैंगिक जनन और क्या होता है लैंगिक जनन। तो आइए समझते हैं। तो पहला हम समझते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। देखो अलैंगिक जनन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो ऐसा जनन जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, ऐसा जनन जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता, और जनक को बता दिया ना कि अपने समान संतान उत्पन्न करना। तो अलैंगिक जनन क्या हुआ, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होगी। कितनी, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। तो हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जिसमें सिर्फ एक ही जनक की, ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होगी उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे इसमें क्या होता है, सिर्फ एक जनन करने के लिए इसमें नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती है, या तो नर हो या फिर मादा हो, सिर्फ एक ही जनक की। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एक पौधा है, क्या है, एक पौधा, तो इसमें जनन के दौरान ये पौधा क्या करेगा, ये जीव क्या करेगा, अपने ही समान संतान उत्पन्न कर लेगा। इसमें ये जो जीव होगा वो अपने ही समान संतान उत्पन्न कर लेगा। वो किसके दौरान, जनन प्रक्रिया के दौरान अपने ही समान उत्पन्न कर लेगा संतान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, तो जिसमें सिर्फ एक ही, देखो इसमें बताएंगे ना, एक ही जनक की आवश्यकता, या तो मेल या फिर फीमेल की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें सिर्फ एक ही जनक, या तो मेल या फिर फीमेल की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कोई जीव है जी अपने ही समान संतान उत्पन्न कर लेगा, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न होने वाली संतानें होती है वो अपने जनक अर्थात माता पिता की बिल्कुल समान होती हैं। जैसे ये, तो इसमें अलैंगिक जनन में क्या होता है, अपने जनक की जो संतान उत्पन्न होंगी अपने माता पिता के यानी अपने जनक की बिल्कुल समान होती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसमें उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक के समान होती हैं,
और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अलैंगिक जनन में अपने जो संतान उत्पन्न होती है अपने जनक के समान क्यों होती है, तो उसका कारण मैं थोड़ा आगे चल के बता रहा हूँ। तो लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है अपने जनक के बिल्कुल समान होती हैं, और जो समान संतान उत्पन्न होती हैं उसको हम बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। तो ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि इसमें जो संतान उत्पन्न होती हैं वो होती बिल्कुल समान होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। तो आपके लिए अलैंगिक जनन समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है और उसमें उत्पन्न होने वाली जो संतान होती हैं अपने जनक के हुए बिल्कुल समान होती है। तो आपके लिए इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। अब हम समझते हैं लैंगिक जनन के बारे में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन में क्या पता है कि जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत, उसमें थी सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता, इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। नहीं आया समझ में? ये किस में होता है? जैसे किस में पाया जाता है लैंगिक जनन? जैसे सजीवों में पाया जाता है। किस में पाया जाता? जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, ठीक है, और पेड़ पौधों में पाया जाता है अलैंगिक जनन। तो जब मनुष्य को जन्म जो होता है, मनुष्य में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जिसमें सिर्फ दो विपरीत नर व मादा, मेल एंड फीमेल, तभी वो जनन की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। आइए अब इस चीज़ को थोड़ा हम डिटेल से समझते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखे दे रहा है, इसमें उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक बोले तो माता पिता, जनक के समान नहीं होती है। इसमें अपने जनक की जो भी संतान उत्पन्न होती हैं वो बिल्कुल अपने माता पिता के समान नहीं होती, जबकि पेड़ पौधों में अगर आप देखें तो पेड़ पौधों में बिल्कुल समान होती है। बट क्यों होती है? तो उसका मैंने कारण अभी हम आगे चल के बताएंगे इसके लिए। लेकिन इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है अपने जनक यानी माता पिता के समान नहीं होती। क्या बताओ कि अभी जो इंसान है, इंसान के बच्चे बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं कि उन्हीं के आकार के, ठीक है, कुछ ना कुछ भिन्नता तो होगी, या तो वो माता से मिलेगा या फिर उनकी जो संतान होगी या तो पिता से मिलेगी या फिर माता से। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100% श्योर कि पूरी मिलेगी, ठीक है। उसका कारण भी हम बताएंगे क्या कारण है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखो लैंगिक जनन में होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। नर जो होता है, एक होता है नर, एक होता है मादा। नर बोले तो मेल और मादा बोले तो फीमेल। नर में सर्वप्रथम बनता है नर युग्मक। क्या बनता है? नर में सर्वप्रथम बनता है नर युग्मक। इस चीज़ को समझना, लैंगिक जनन की प्रक्रिया बता रहा है। नर में सर्वप्रथम बनता है नर युग्मक और मादा में बनता है मादा युग्मक। नर में सर्वप्रथम नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक को हम बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म, इंग्लिश में उसको अंडाणु को बोलते हैं ओवम, ठीक है। जो शुक्राणु का निर्माण होता है नर में कहाँ पर होता है? तो नर का जो नर युग्मक का निर्माण होता है वो उसके नर भाग में, और नर भाग क्या होता है? आपका होता है वृषण। जबकि मादा में मादा युग्मक का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? तो मादा युग्मक भाग में, जो जिसको हम बोलते हैं अंडाशय। तो जिस वृषण में उत्पन्न होता है शुक्राणु वृषण में बनते हैं, जबकि मादा जो अंडाणु होते मादा के अंडाशय में बनते हैं। इस पार्ट को हम आगे चल के पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जितनी भी मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको
अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो सर्वप्रथम नर में नर युग्मक का निर्माण होता है जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं। मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसमें अंडाणु, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। अब देखो, नर से नर युग्मक शुक्राणु जाता है, क्या जाता है, नर से नर युग्मक आएगा और मादा से मादा युग्मक अर्थात अंडाणु आएगा और काय का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। काय का, युग्मनज, इंग्लिश से बोलते हैं जाइगोट, क्या बोलते हैं, जाइगोट। और फिर जाइगोट यानी युग्मनज से फिर क्या होता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर क्या होता है, भ्रूण से नए संतान या फिर नए शिशु की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जनन की प्रक्रिया के दौरान नई संतान की उत्पत्ति होती है। तो आप लोग एक बार समझें, नर में सर्वप्रथम नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। नर में जो नर युग्मक शुक्राणु होता है जो मनुष्य यानी नर के किस भाग में होता है, वृषण में उत्पन्न होता है, जबकि मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। नर युग्मक से शुक्राणु आएंगे, मादा युग्मक से अंडाणु आएंगे और शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर क्या होती है, नए संतान की उत्पत्ति होती है। इस चीज़ के लिए मैं आगे चल के बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, आपको परेशान होने के लिए। सिर्फ आज की जो हमारा पहला पार्ट है, ये हमारा पहला पार्ट होगा, इसको सिर्फ हमने बेसिक रूप में स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे चल के हम पार्टों के रूप में डिवाइड करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, कोई समस्या नहीं। तो आप लोगों के लिए इतनी समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पर वो बात थी, उसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो समान होती है, जबकि इसमें उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक के समान नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती, ऐसा क्या कारण है कि उनमें तो होती हैं, हमें नहीं होती। तो देखो, इसी चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो, नर में जो होता है, ऐसे समझो, जैसे जो नर या फिर मादा है, जो इंसान है, इंसान में जो भी शरीर क्या बनना चाहिए, किस प्रकार से बनना चाहिए, जो भी इंसान है किस प्रकार के उसका आकार बनना चाहिए, किस प्रकार से नहीं बनना चाहिए। तो सीधी बात है, जो शरीर की रचना कोई भी चीज़ है, ठीक है, इसको जो कंट्रोल करने वाला होता है वो होता है डी, क्या होता है, डीएनए, क्या होता है, जीन होता है। और जीन क्या होता है, गुणसूत्र पर उपस्थित एक रचना होती है। तो सीधी बात हम कह सकते हैं कि जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, हमारे आँख पैर किस प्रकार से बनने चाहिए, आँखों का रंग रूप, तो ये इसको कंट्रोल करने वाला होता है डीएनए। तो जैसे नर है तो इसमें डीएनए अलग होगा, इसका डीएनए अलग होगा, और मादा है इसका डीएनए अलग होगा, डीएनए, ठीक है। डीएनए को आगे चल के पढ़ेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसका डीएनए और इसका डीएनए। अब यहाँ पर जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो नर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। और इसमें क्या होता है, XY होता है, इसमें क्या होते हैं, XX होते हैं, ठीक है। वैसे तो होते 22 XX प्लस XY 23 जोड़ी, 22 जोड़ी जो हो गए, एक जोड़ी जो हो गया। और इसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं, 22 जोड़ी XX और यहाँ पर भी XX, ठीक है। जो सेम होते हैं उनको हम अलग चीज़ बोलते हैं, उनको एक्रोसोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। जो समान हो तो उसको एक्रोसोम और उसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ है। अब यहाँ से जो X आएगा, यहाँ से इसको हम दिखाते हैं ऐसे, यहाँ पर नर में दिखाए जाते हैं XY को और मादा में दिखाए जाते हैं XX। अब यहाँ से X आएगा, यहाँ से X आएगा, तो यहाँ पर जब XX मिल जाएगा तो फिर लड़की होगी और XY मिल जाएगा तो फिर लड़का होगा, ठीक है। ये चीज़ अलग है। तो यहाँ से जो DNA आएगा, आधा 50% DNA आता है, कितना, 50% DNA यहाँ से आएगा, 50% DNA यहाँ से आएगा। तो बताओ, यहाँ से 50% आया, यहाँ से 50% आया, तो आधा इसका होगा, आधा इसका होगा। तो क्या एक नए प्रकार का डीएनए का निर्माण नहीं होगा, एक नए प्रकार का डीएनए का निर्माण होगा। और नए प्रकार का डीएनए का निर्माण होगा तो फिर वो डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है कि मुझे किस प्रकार का रंग रूप बनाना, उसी प्रकार से वो उसको बना देता है। ये सब संरचना किसके पास होती है, इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास। तो जब आधा डीएनए इसका आएगा और आधा डीएनए इसका आएगा तो एक नए प्रकार का डीएनए का निर्माण होगा ना। यहाँ पर आधा इसका आ गया, आधा इसका आ गया, तो एक क्या बन गया, एक नए प्रकार का डीएनए बन जाएगा। ऐसे समझो, देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर जैसे लाल है, क्या है, लाल रंग है, यहाँ पर क्या है, सफ़ेद है, यहाँ से लाल आया, यहाँ से सफ़ेद आया। तो बताओ, लाल और सफ़ेद मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, लाल बनेगा या सफ़ेद बनेगा, फिर गुलाबी बनेगा। एक नए प्रकार का रंग बनता है, वो क्या होता है, गुलाबी। इस प्रकार से क्या होती है, इसमें उत्पन्न होने वाली जो संतान होती हैं अपने जनक के बिल्कुल समान नहीं होती हैं। जबकि अलैंगिक जनन में कैसे होता है, तो अलैंगिक जनन को समझो, जैसे यहाँ पर जैसे एक क्या है, एक जीव है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो डीएनए, ये डीएनए, इसमें तो अब ये की डीएनए, अब डीएनए में क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, कोशिकाओं में विभाजन होता है। तो जब ये बटेगा तो ये डीएनए 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, एक डीएनए यहाँ पर पहुँच जाएगा, सेम डीएनए है ना, क्या सेम है, जबकि इनका अलग है उसका अलग। तो यहाँ पर क्या होगा, यही डीएनए यहाँ पर पहुँच जाएगा और यही डीएनए यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इसका डीएनए और इसका डीएनए क्या होगा, सेम ही तो होगा। तो इसका डीएनए तो सेम है ना, इसका डीएनए तो अलग अलग होगा ना। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर इसमें उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है उनको क्लोन कहते हैं, समान होती है, जबकि इनमें समान नहीं होती। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया कि जो विभिन्नता होती है
भिन्नता होती है वो किस में होती है, लैंगिक जनन में क्या अलैंगिक जनन में? तो आप लोग बताओ ना, भिन्नता किस में होगी, लैंगिक जनन क्या अलैंगिक? अलैंगिक जनन में तो समानता हो रही, अलैंगिक जनन में तो समानता है, जो समान संतान उत्पन्न हो रही, जबकि इसमें नहीं हो रही। तो भिन्नता किस में पाई जाती है? भिन्नता लैंगिक जनन में पाई जाती है। तो मित्रों आप लोगों के लिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आइए थोड़ा इसका हम और चीज़ से थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो पार्ट है, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक समझा। अब जो हमारा पार्ट है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, अब ये पार्ट हमारा आज शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले समझना है कि हमें इस पार्ट के अंतर्गत पढ़ना क्या है। देखो अब जैसे अभी आप क्लियर हो गए ना, लैंगिक जनन तो आ गया ना समझ में, पहले था नहीं आ रहा था समझ में, बट अब तो आ गया होगा ना। पुष्पी पौधों में लैंगिक मतलब हमें इस पार्ट के अंतर्गत वो पढ़ना है कि वे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, वे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उनमें जनन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। देखो हमने बताया ना, लैंगिक जनन का मतलब जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होगी। तो क्या पेड़ पौधों में दो जनक होते हैं? हाँ होते हैं, नर और मादा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें इस पार्ट के अंदर डिटेल से पढ़ना है। और मैं आपको पूरे फिर भी बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए जो बायोलॉजी है ना, बिल्कुल बेसिक डिटेल से पढ़ाऊँगा, बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। तो इस पार्ट को पढ़ना तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पुष्प की संरचना। किसकी संरचना? पुष्प की संरचना के बारे में समझना पड़ेगा कि पुष्प की संरचना होती क्या है। तो आइए इसी चीज़ को हम बताते हैं। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, तो पुष्प की संरचना को हम बताते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो मैं चित्र बना रहा हूँ। तो आइए मित्रों अब हम समझते हैं पुष्प की संरचना, क्योंकि ये संरचना समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको पार्ट को अच्छे से समझना है तो पुष्प को संरचना समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। जी आपका गुड़हल का फूल बनाया है मैंने, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, पुष्प में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो ये पुष्प है, तो इसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसका जो हरा वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं, जो इससे जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। दिख नहीं रहा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। और जो एक कलरलेस भाग होता है, आपने देखा होगा, उस कलरलेस भाग को हम बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। ठीक है, इसको बाह्य दलपुंज, इसको दलपुंज। अब इसके बाद जो ये निकली होती है, इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ पर वाले पार्ट को बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। इतनी बात आपको ध्यान रखना, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। और इसके बाद जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। तो सीधी एक बात है, एक पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया, तीसरा पार्ट आपका ये हो गया, और चौथा पार्ट ये हो गया। अर्थात एक पुष्प में चार मुख्य भाग होते हैं, जिसको बोल सकते हैं चार चक्र होते हैं। एक पुष्प में चार मुख्य भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो पुमंग होता है वो पुष्प का नर भाग कहलाता है। पुमंग क्या होता है? पुमंग पुष्प का नर भाग कहलाता है, जबकि जो जायांग होता है ये पुष्प का मादा भाग कहलाता है। जायांग को क्या बोलते हैं? मादा भाग। पुमंग को क्या बोलते हैं? नर भाग। इतनी बात समझ में आ गई। देखो सबसे पहले पुष्प में चार चक्र होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग, जायांग। पुमंग नर भाग कहलाता है, जायांग मादा भाग कहलाता है। अब पुमंग के भी कुछ भाग हैं। तो देखो मित्रों, जो पुमंग है, पुमंग को यहाँ से लेके यहाँ तक बोल रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को हम क्या बोलते हैं? पुतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतंतु बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। मैं बायोलॉजी में कम वर्ड यूज करूँगा इंग्लिश वर्ड के, क्योंकि इंग्लिश वर्ड आपको कम समझ में आते हैं, इसलिए हिंदी वर्ड यूज करूँगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे? पुतंतु। और जो ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। तो एक पुमंग में कितने भाग होते हैं? दो भाग, एक होता है परागकोश, एक होता है पुतंतु। ठीक है। इसके बाद जायांग की बात करें तो जायांग में तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? मुख्य तीन पार्ट। पहला जो यहाँ पर जो ऊपर
वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के वाले भाग को बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, और यहाँ देखो इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका। अब तीसरा जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोल दिया, वर्तिका बोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो इतना जो वाला भाग बचा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड। और बीजांड के अंदर क्या पाई जाती है, अंडकोश का। ये बात की बात है, तो आपके लिए सबसे पहले जानना है कितने पार्ट होते हैं, 4। बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायंग। पुमंग के 2 पार्ट होते हैं, पुतंतु और परागकोश। जायंग के कितने पार्ट होते हैं, 3। वर्तिकाग्र, वर्तिका और बीजांड। इतनी बात समझ में आ गई। पुमंग को हम नरभाग कहते हैं, जबकि जायंग को हम क्या कहते हैं, मादा भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा भाग कहते हैं। अब जो पुमंग होता है नरभाग के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। जैसे हमने इससे पहले बताया था कि नर युग्मक का निर्माण क्या होता है, नर युग्मक आता है और मादा युग्मक आता है, और दोनों मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से पुष्प में जो नर भाग होता है पुमंग होता है, और पुमंग किसको बोलते हैं, परागकोश। परागकोश के अंदर क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। अर्थात नर युग्मक हम क्या किसको मान सकते हैं, पराग कण को मान सकते हैं। ठीक है, पराग कणों का निर्माण होता है। जबकि जो मादा भाग है जायंग किसको बोलते हैं, बीजांड। बीजांड में क्या होता है, बीजांड के अंदर अंडकोश का अर्थात मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसका, मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब होता क्या है, देखो यहाँ पर थोड़ा हम समझा दे रहे हैं, फिर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, परागकोश के अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। किसका, पराग कणों का निर्माण होता है। जी पराग कण थोड़ा बेसिक समझना, इसको मैं फिर आगे चल के पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा, सिर्फ अभी बता रहा हूँ। परागकोश के अंदर नरभाग अर्थात किसका, पराग कणों का निर्माण होता है। जब ये पराग कण पक जाते हैं, परिपक्वन की अवस्था में आ जाते हैं, पक जाते हैं, तब ये परागकोश होता है क्या हो जाता है, फट जाता है। क्या होता है, फट जाता है। और फटने के पश्चात क्या होता है, अपने ही पुष्प के या फिर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। कहाँ पर आ जाते हैं जी इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ से एक नली होती है, यहाँ से एक नली होती है पतली, वो नली कहाँ से, यहाँ से जाती हुई इसके अंदर पहुंच जाती है। तो यहाँ से पराग कण आएंगे वर्तिकाग्र पर, उस नली के द्वारा जो पराग कण हैं वो इस नली से होते हुए कहाँ पर पहुँचेंगे, अंडकोशिका के अंदर पहुँचेंगे। और जब अंडकोशिका अर्थात अंडकोशिका के अंदर क्या पाया जा रहा है, अंडकोशिका यानी आपका मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है, और यहाँ से ये क्या है, नरभाग है अर्थात नर युग्मक का निर्माण पूरा यहाँ से। तो नर युग्मक यहाँ से आएगा वर्तिकाग्र से होते हुए एक नली के द्वारा, ठीक है, वर्तिका नली के द्वारा यहाँ पर कहाँ पहुँचेगा, इसके अंदर पहुँचेगा। और नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक बोले तो क्या कह सकते हैं, परागकण, और उसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, बीजांड। दोनों मिलकर के एक काय का निर्माण करेंगे, एक भ्रूण का अर्थात युग्मनज का निर्माण करेंगे, और उससे फिर किसकी उत्पत्ति होगी, उससे फिर बीज बनेगा, और बीज से फिर क्या होगा, नया पौधे की उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से इनमें संलयन होता है, इस प्रकार से बीज का निर्माण होता है। इसी चीज़ को हम डिटेल से आगे चल के पढ़ेंगे। तो मित्रों मुझे लगता है, आई होप कि आप लोगों के लिए आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि आप लोगों के लिए आज की क्लास समझ में आई है तो आप इसे अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जरूर करें। और जल्दी मैं इसका दूसरा पार्ट अपलोड करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।